तो बच्चों हमने बात की थी आपके सामने कि नाइट्रोजन फिक्सेशन की, पहले हम बात कर रहे थे नाइट्रोजन चक्र। तो नाइट्रोजन चक्र के अंदर हमने पढ़ा था 4 प्रोसेस पढ़े थे, नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, एमोनिफिकेशन और विनाइट्रीकरण। नाइट्रोजन हमने पढ़ा है, लेकिन वहाँ पे हमने क्या पढ़ा, चक्र के साथ छोटा सा पढ़ा था। आपकी बुक में ये अलग से टॉपिक है, इसका नाम है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसे हमें डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि मैंने आपको कहा था 2 ही चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है आपकी बुक में याद रखी इस चैप्टर के अंदर। एक तो N2 साइकिल और दूसरा रूट नोड्यूल फॉर्मेशन। दोनों ही आपके बोर्ड एग्जाम रहेगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके अंदर हम बात करेंगे सिम्बायोटिक। इसमें भी हम एक ही बात करेंगे सिम्बायोटिक की डिटेल में। ठीक है, N2 साइकिल हमने पढ़ा था, N2 साइकिल में 2 पढ़े थे हमने। यहाँ हम वही पढ़ रहे हैं कि फिजिकल नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, जैविक। तो ये कौन सा हो गया, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जैविक नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया। ठीक है, वापस शुरू करते हैं। 2 बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स करने का काम करते हैं उन्हें बोलते हैं हम लोग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया बोलते हैं, N2 फिक्सिंग बैक्टीरिया देते हैं। और ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर है। और ये बैक्टीरिया 2 तरह के हो सकते हैं। 2 तरह कैसे हो सकते हैं बच्चों, एक तो होता है मुक्त जीवी, फ्री लिविंग मतलब क्या हो गया, मुक्त जीवी, जो मिट्टी में पड़े होते हैं, मृदा में पड़े होते हैं और वातावरण नाइट्रोजन को लेकर अपना वजन बनाते रहते हैं, उसको यूज करते रहते हैं, फिक्स करते रहते हैं और एनर्जी देते हैं। दूसरे होते हैं, वो आते हैं आपके सहजीवी। कौन से होते हैं, सहजीवी। सहजीवी मतलब दूसरे के साथ जीते हैं, तो कहलाएंगे सहजीवी। तो फ्री लिविंग बैक्टीरिया के अंदर एग्जाम्पल आते हैं बेटा, एजिटोबैक्टर, बेजरेंकिया और स्पाइलम, ये आते हैं। कुछ साइनोबैक्टीरिया भी होते हैं जो भी हमारे पास नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। साइनोबैक्टीरिया 2 तरह हो सकते हैं, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और सहजीवी भी हो सकते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया आ गई जो एनाबिना नॉस्टॉक करते हैं। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया में पढ़ा जो किसी दूसरे साथ में जुड़े होते हैं, एसोसिएटेड विद अदर ऑर्गेनिज्म, जैसे प्लांट से जुड़े होते हैं। पर्टिकुलरली उनमें क्या होता है, पर्टिकुलरली प्लांट होता है यहाँ पर जो जुड़ा होता है साथ में। और ये भी 2 तरह के होते हैं, एक जो मूल ग्रंथि का बनाते हैं, नोडल फॉर्मेशन मतलब ग्रंथि का निर्माण करते हैं, ग्रंथि का निर्माण करते हैं। और दूसरे वो होते हैं जो ग्रंथि का निर्माण नहीं करते। तो जो करते हैं उनके लिए नोडुल फॉर्मिंग और जो नहीं करते उनके लिए अग्रंथि और ग्रंथि। ऐसे जीवाणु जो ग्रंथि निर्माण करते हैं वो ग्रंथि है, नोडुल फॉर्मिंग है, और जो नहीं करते ग्रंथि निर्माण वो कहलाते हैं नॉन। ठीक है, अब हम इस पूरी बात को हम यहाँ एक पढ़ेंगे चार्ट के थ्रू। जो हमने पढ़ा है इसको हम समझाते हैं एक चार्ट से थ्रू, क्योंकि ये आपके डाइएजेट्रॉफी होता है। मैंने आपको डाइएजेट्रॉफी होती है, बायोलॉजिकल नाइट्रोफिकेशन क्या बोलते हैं, उसका नाम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या देते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोफिकेशन का, क्या देते हैं, डाइएजेट्रॉफी। तो इसको हम समझाते हैं एक चार्ट से। किससे, एक फ्लो चार्ट समझाते हैं कि कैसे ये एंटीफिक्शन हो गए, 2 तरह के बैक्टीरिया हो गए, फ्री लिविंग हो गए और वो सिम्बायोटिक हो गए, मुक्त जीवी और सहजीवी। मुक्त जीवी में हम बात करते हैं 2 भागों में बांट दिया, यू बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया कौन से होते हैं, सत्य जीवाणु। साइनोबैक्टीरिया कौन से होते हैं, बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी। हिंदी में क्या बोलेंगे, नील हरित शैवाल। ठीक है, यू बैक्टीरिया जो होते हैं इसके एग्जाम्पल आते हैं, एजिटोबैक्टर आता है, एडोस्पाइलम आता है, ये इसके एग्जाम्पल हैं जो मुक्त जीवी रूप पाए जाते हैं। इनको भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं आगे श्वसन के आधार पर, वायवीय और अवायवीय। तो अवायवीय मुक्त जीवी और वायवीय मुक्त जीवी ऐसे बांट सकते हैं हम लोग इनको। फिर हम बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया की। साइनोबैक्टीरिया सारे ऑक्सीजनिक होते हैं, ऑक्सीजन करते हैं तो एरोबिक होते हैं, और ये दोनों क्या करते हैं, मुक्त रूप से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। लेकिन इसमें नॉस्टॉक हमने पढ़ा था, याद करो, नॉस्टॉक हमने पढ़ा था अपने 11th क्लास में। उसमें क्या पढ़ा था, हेटेरोसिस्ट। इसमें नाइट्रोजन स्थिर करने के लिए विशिष्ट कोशिका पाई जाती है, क्या बोलते हैं, H से P से बोलते हैं, क्या, हेटेरोसिस्ट कहते हैं। तो हेटेरोसिस्ट पाया जाता है इसमें। ठीक है, अब आते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक मतलब सहजीवी जीवाणु के बीच में। सहजीवी जीवाणु को 2 भागों में बांटा, एक जो मूल ग्रंथि का निर्माण करते हैं, ग्रंथि का निर्माण करते हैं, और एक ग्रंथि का निर्माण नहीं करते। जो जीवाणु ग्रंथि का निर्माण नहीं करते हैं उनमें मुख्यतः आते हैं साइनोबैक्टीरिया। कौन से आते हैं, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया में कौन कौन से आते हैं हमारे पास, मुख्य रूप से नॉस्टॉक, एनाबिना, एलोसोरा। अब आप याद कीजिए, आप लोग पढ़ा होगा 11th में कि सहजीवी रूप पाए जाते हैं परंतु गांठ नहीं बनाते हैं, ऐसे बैक्टीरिया। तीनों एग्जाम्पल में लिख दिए जो आपने पढ़े हुए हैं, नॉस्टॉक, एनाबिना, एलोसोरा, है ना। नॉस्टॉक कहाँ पढ़ा था, कहाँ होता है बताइए, कहाँ कॉलोनी, नॉस्टॉक कॉलोनी पाई जाती है, एंथोसरोस के अंदर, एंथोसरोस थैले से पाई जाता है, नॉस्टॉक कॉलोनी पाई जाती है। एनाबिना साइकस की प्रवाल मूल में पाई जाती है ना, सहजीवी रूप में। और एलोसोरा
चावल की पत्ती के अंदर पाई जाती है, धान के खेतों में। एनाबिना और अल्सरगोनी क्या बोलते हैं, चावल के धान के खेतों में पाया जाता है, जो पत्तियों के अंदर पाई जाती हैं और नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती हैं। तो ये कैसी है, सहजीवी तो है, परंतु इससे मूल ग्रंथि का निर्माण नहीं बनता। ठीक है, अब हम बात करते हैं इधर नोडल फॉर्मिंग, ग्रंथि का निर्माण करने वाले, ग्रंथि का निर्माण करने वाले के अंदर इसको हम बांटे हैं पादप पदार्थ 3 भागों में बांट दिया, रूट नोड्यूल, स्टेम नोड्यूल, लीफ नोड्यूल। मूल ग्रंथि, तना ग्रंथि, पत्ती में ग्रंथि, इन तीनों में ग्रंथि बनती है। ग्रंथि मतलब हो गया यहाँ पे कि मेरे पास अगर जड़ है तो जड़ में भी ऐसे गांठ बनेगी, तना है तने में गांठें बन जाएंगी, और ये पत्ती अगर है तो पत्ती में भी इस प्रकार से गांठे का निर्माण हो जाएगा। ये हो गया गांठ का निर्माण। तो रूट नोड्यूल, स्टेम नोड्यूल और लीफ नोड्यूल, ठीक है ना, ये ग्रंथि निर्माण करते हैं ऐसे। तो हम यहाँ जो बात कर रहे हैं 3 भागों में बांट दिया। पहले हम बात करते हैं मूल ग्रंथि। अब मूल ग्रंथि का आप एग्जाम्पल जानते हो, राइजोबियम, सबने पढ़ा है बच्चों, राइजोबियम पढ़ा है। और आपको ध्यान है दाल कुल के पौधों में जड़ों में पाए जाते हैं, सबको पता है ना। तो दाल कुल के पौधों में पाया जाने वाला जो बैक्टीरिया होता है वो होता है राइजोबियम, सबको पता है। लेकिन ऐसे पौधे भी तो होते हैं जिनमें दाल कुल में नहीं आते, जो दाल कुल में नहीं आते और उनमें भी ग्रंथिकाएँ पाई जाती हैं। ऐसे पौधे जो दाल कुल में नहीं आते परंतु उनकी जड़ों में ग्रंथिकाएँ पाई जाती हैं, तो ऐसे पौधे भी होते हैं। तो इसमें लेग्यूमिनस मतलब दाल कुल के पौधे, अगर हम बात करें यहाँ पर इसमें दाल कुल के पौधे की बात करें हम लोग, जब तो क्या आता है, राइजोबियम बैक्टीरिया आएगा। लेकिन हम बात करें कैसा अतिरिक्त, दाल कुल के अतिरिक्त हम बात करें दूसरे पौधे में, दाल कुल छोड़ दीजिए, उसके बाद दूसरे पौधे मिलते हैं। तो फ्रैंकिया आता है। फ्रैंकिया जो होता है पौधा होता है एलनस, कौन सा पौधा होता है, एलनस। फ्रैंकिया में क्या मिलता है, एलनस की जड़ों में मिलता है। कहाँ मिलता है, एलनस की जड़ों में ग्रंथि का निर्माण करता है। ये एग्जाम्पल हो गया। कुछ बैक्टीरिया कैजुराइना पौधा होता है उसमें करते हैं, वो भी नॉन लेग्यूम है, इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं हम लोग, वहाँ भी गांठें बनती हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ मेरा कि मूल ग्रंथि का निर्माण 2 प्रकार से होता है, दाल कुल के पौधों में होता है कॉमन रूप से, सामान्य रूप से, और बिना दाल कुल के पौधों में होता है। जनरली अभी तक हम यही पढ़ते हैं परंतु इसको नहीं पढ़ते, पर यहाँ में ये भी पढ़ना है कि दाल कुल के अलावा भी दूसरे पौधों में ग्रंथि का निर्माण होता है, जैसे फ्रैंकिया। कौन करता है उसमें, फ्रैंकिया बैक्टीरिया करता है। दूसरे में होता है स्टेम नोड्यूल बच्चों, तने के ऊपर गांठों का निर्माण होता है। इसके लिए एग्जाम्पल होता है एजोराइजोबियम। यहाँ तो कौन सा था, मूल के लिए राइजोबियम, यहाँ कौन सा है, एजोराइजोबियम। और तीसरे नंबर पर आता है पत्ती, पत्ती कैप्सुला, ये बेजवान का नाम है जो पत्ती के अंदर गांठों का निर्माण करता है और वो गांठें नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है। तो इस प्रकार हमारे पास जो जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण है उसका एक फ्लो चार्ट बन गया। इसमें हमारे पास सारे प्रकार के बैक्टीरिया आ गए, फ्री लिविंग आ गए, यू बैक्टीरिया आ गए, साइनोबैक्टीरिया आ गए, सिम्बायोटिक आ गए, नॉन नोडल फॉर्मिंग, नोडल फॉर्मिंग अलग आ गए, रूट स्टेम और लीफ। ठीक है, तो आपको ये जो पूरा पैराग्राफ दे रखा है उसको चार्ट फॉर्म दे रखा है, इस चार्ट फॉर्म को आप इससे याद कर लीजिए। ये इसका एक फ्लो चार्ट है जो आपको बड़ा आसान होगा याद करने के लिए। इससे क्वेश्चन आता है मेडिकल में तो आप इसे लिख लीजिए और याद कर लेना। तो बच्चों हम बात कर रहे थे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की। आप लोगों ने पढ़ा है कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है 2 तरह का होता है बच्चों, एक सिम्बायोटिक और दूसरा सिम्बायोटिक, सहजीवी और असहजीवी। सहजीवी में नाइट्रोजन फिक्सेशन बात करते हैं तो हमने पढ़ा था रूट, स्टेम और लीफ, 3 प्रकार के हमने पढ़े थे सहजीवी के अंदर। हम मुख्य रूप से जो यहाँ पढ़ते हैं जो हमारे सिलेबस में है वो है रूट नोड्यूल, रूट सिम्बायोटिक। तो रूट सिम्बायोटिक के अंदर हमारे पास 2 प्रकार बैक्टीरिया आते हैं बच्चों। एक आता है आपका क्या, पल्सेस के अंदर लेग्यूमिनस प्लांट, और एक आता है नॉन लेग्यूमिनस प्लांट। तो 2 नाम आप लोगों ने पढ़े थे बच्चों, एक तो राइजोबियम और दूसरा फ्रैंकिया, पढ़े थे ना। फ्रैंकिया जो होता है वो कैसा होता है, नॉन लेग्यूम्स में, जो पौधे दाल कुल के नहीं होते उनमें नोड्यूल आता है। और राइजोबियम क्या बनाता है, केवल राइजोबियम कुल में बनाता है, मतलब केवल लेग्यूम्स पौधों में बनाता है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं बच्चों, देखो अंतर दे रखे मैंने, एक क्वेश्चन आया हुआ एक बार कि राइजोबियम और फ्रैंकिया में डिफरेंस क्या है। एक नंबर क्वेश्चन आता है, 2 डिफरेंस कॉमन पूछ सकते हो आप। राइजोबियम बैक्टीरिया होता है नॉन फिलामेंटस होता है, कैसा होता है, नॉन फिलामेंटस,
तंतुनुमा नहीं होता। फ्रैंकिया होता है, तंतुनुमा होता है। एक चीज़ प्रेजेंट इन लेग्यूम प्लांट्स रूट, दाल कुल के पौधों पर जाता है, किसमें जाता है? दाल कुल के पौधे जड़ों पर जाता है, ये दाल कुल के पौधे में। जैसे दाल कुल में मटर है, चना है, अरहर है, राजमा है, ये मूंग है, उड़द है, चोला है, ये सारे क्या है? दाल कुल के पौधे हैं। तो इन दाल कुल के पौधा जाया जाता है। इधर ये दाल कुल के पौधे नहीं होते, जैसे एलनस है, कैजुराइना है, ये पौधे दाल कुल के नहीं है। इनके अंदर जो रूट नोडुल बनता है, मूल ग्रंथि का बनती है, वो किससे बनाती है? फ्रैंकिया बनाती है। तो कभी भी आपसे पूछा जाए दाल कुल पौधों में मूल ग्रंथि का निर्माण कौन करता है, तो हमेशा याद रखना राइजोबियम। और दाल कुल में कौन करता है, तो याद रखना हमेशा कौन? फ्रैंकिया। दो ही आपके सिलेबस में याद रखना। अब हम बात करते हैं बच्चों आज इससे आगे, वह नोडुल फॉर्मेशन। दाल कुल के पौधों में जो जीवाणु होता है, चाहे फ्रैंकिया हो, चाहे आपके पास कौन सा हो, राइजोबियम हो, दोनों ही रूट के अंदर, जड़ों के अंदर ग्रंथिकाओं का निर्माण करते हैं। ठीक है, चाहे पौधा दाल कुल का हो, चाहे दाल कुल का हो, दोनों ही फ्रैंकिया भी और राइजोबियम भी दाल कुल गांठों का निर्माण करते हैं। इसे बोलते हैं मूल ग्रंथि का निर्माण या बोलते हैं नोडुल फॉर्मेशन। क्लियर? हमारे पास जो सिलेबस में है वो केवल इसके बारे में है कि दाल कुल के पौधों में मूल ग्रंथि का निर्माण कैसे होता है, वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण कैसे करते हैं, उनमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बाद नाइट्रोजन का परिवहन कैसे होता है, वो हमारे पास पढ़ना है। फ्रैंकिया का हमारे पास डिटेल नहीं है, केवल किसकी हमारी डिटेल? इसकी है। ठीक है, तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि नोडुल फॉर्मेशन कैसे हुआ, उसकी बात करेंगे हम लोग, मैकेनिज्म पढ़ेंगे और उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो नोडुल फॉर्मेशन मतलब होता है ग्रंथि का निर्माण। ग्रंथि का निर्माण होता है रूट के अंदर, दोनों से होता है, दाल कुल के पौधों में होता है और एदाल कुल में होता है। ठीक है, तो हम यहाँ बात करेंगे मूल ग्रंथि का। मूल ग्रंथि का रूट नोडुल फॉर्मेशन होता है। तो रूट नोडुल मतलब मूल ग्रंथि का निर्माण जो हो रहा है वो हम पढ़ रहे हैं किसमें? केवल दाल कुल के पौधों में। ध्यान सकते हैं हम लोग मूल ग्रंथि का, मूल ग्रंथि का निर्माण होता है इन लेग्यूम प्लांट्स। तो लेग्यूम्स की बात कर रहे हैं हम लोग, नॉन लेग्यूम बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यह दिया हुआ है इन लेग्यूमिनस प्लांट, दाल कुल के पौधों में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए एंटोफिक्सल उत्तरदायी होता है। कौन होता है? दाल कुल के पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का उत्तरदायी कौन होता है? वो होता है राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। क्लियर है? राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो एक मुक्त जीवी, कैसा है? मुक्त जीवी जीवाणु है। और ये कैसा होता है? वायवीय। कैसा होता है? वायवीय। तो राइजोबियम जीवाणु होता है वो एक मुक्त जीवी जीवाणु होता है और जो वायवीय अवस्था में पाया जाता है, एरोबिक कंडीशन में होता है। ठीक है, तो हमारे पास कहने का मतलब ये है कि आप हमेशा पढ़ते हो राइजोबियम सहजीवी होता है, नहीं, राइजोबियम सहजीवी नहीं होता, राइजोबियम मुक्त जीवी होता है, क्योंकि मिट्टी के अंदर राइजोबियम पाया जाता है। मिट्टी के अंदर क्या होता है? राइजोबियम पाया जाता है। अगर उस मिट्टी में हम दाल कुल के पौधे बोएंगे तो ही ग्रंथि का निर्माण होगा। लेकिन अगर मैंने उसमें दाल कुल पौधा नहीं बोया, मैंने गेहूँ बो दिया उस खेत में, तो क्या ग्रंथि बनेगी? ग्रंथि नहीं बनेगी। तो इसका मतलब क्या राइजोबियम बैक्टीरिया मर जाएगा? नहीं, राइजोबियम बैक्टीरिया मुक्त जीवी मिट्टी में पड़ा हुआ है। अगर एक हाथ में मिट्टी लेके हम बैठे हैं कि क्या कैसे राइजोबियम बैक्टीरिया है, तो उसमें भी राइजोबियम बैक्टीरिया है। अगर उस मिट्टी में आप दाल कुल का पौधा बोओगे तो ग्रंथि का बनेगी, तो नाइट्रोजन फिक्शन होगा। लेकिन अगर आपने दाल कुल के पौधे के अलावा दूसरा पौधा बो दिया, गेहूँ बो दिया, ज्वार बो दिया, मक्का बो दिया, तो ग्रंथि का नहीं बनेगी, तो भी राइजोबियम बैक्टीरिया तो है उसमें। बात में आ गई? तो राइजोबियम बैक्टीरिया तो मिट्टी में होता ही होता है, केवल ग्रंथि का निर्माण दाल कुल में होता है। दाल कुल का पौधा नहीं होता है तो ग्रंथि का निर्माण नहीं होता। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि मिट्टी में राइजोबियम बैक्टीरिया नहीं है, राइजोबियम है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि राइजोबियम बैक्टीरिया सामान्यतः मुक्त जीवी होता है। सामान्यतः क्या होता है? मुक्त जीवी होता है और वायवीय जीवाणु होता है, वायवीय जीवाणु होता है। परंतु अगर उस मिट्टी में हमने लेग्यूम के पौधे बो दिए, तब जाके ग्रंथि का निर्माण कर लेता है और क्या होता है? अवायवीय हो जाता है। कैसा होता है? ये
अवायवीय हो जाता है। वायवीय राइजोबियम कभी भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करता, अवायवीय राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। और अवायवीय कब होता है? जब ये बैक्टीरिया जड़ के अंदर घुस जाता है, जड़ के अंदर प्रवेश कर जाता है, तभी ये होता है। ठीक है, बात समझ आई? ओके, तो वायवीय जीवाणु, मुक्तजीवी जीवाणु। लेकिन जब ये इस अवस्था में होता है तो बच्चों ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करता। मैंने क्या कहा अभी? अगर गेहूं का पौधा बो दिया मैंने उसमें चने की जगह, तो वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करेगा। तो यहाँ पे लिखा देखो जरा, इट इज़ नॉट एबल टू फिक्स नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन बिकॉज नाइट्रोजन एंजाइम इन एक्टिव फॉर्म। क्योंकि आपको पता है कि नाइट्रोजनेज एंजाइम, एक एंजाइम होता है नाइट्रोजनेज, पहले पढ़ चुके, एमओ उपस्थिति कारण नाइट्रोजनेज एंजाइम होता है, वो होता है एंटीफिक्शन के लिए। अब जो नाइट्रोजनेज एंजाइम ही फॉर्म होगा उसके अंदर प्रॉपर रूप से, तो क्या होगा? वो काम नहीं करेगा। इसलिए मुक्त जीवी जो जीवाणु होते हैं राइजोबियम, इट इज़ नॉट एबल टू नाइट्रोफिकेशन, मतलब N2 स्थिरीकरण के लिए N2 स्थिरीकरण नहीं करते हैं। अब राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, वो कब करता है कि राइजोबियम बैक्टीरिया फिक्स नाइट्रोजन, ये फिक्स करते हैं कब? व्हेन इट इज सिम्बायोटिक। अब बात समझ आ गई? जब तक वो असहजीवी के रूप में है, मुक्त जीवी के रूप में है, जब तक नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करेगा। परंतु जब वो सहजीवी के रूप में आ जाएगा, अर्थात राइजोबियम बैक्टीरिया का प्रवेश हो जाएगा किसमें? मूल के अंदर, जड़ के अंदर, तब जाके क्या करेगा? वो सहजीवी के रूप में कार्य करेगा। मैं लिखा नहीं रहा, राइजोबियम बैक्टीरिया फिक्स नाइट्रोजन when it is symbiotic in nature and anaerobic। तो यहाँ बच्चों दो नाम आगे देखो, अवायवीय इसे बोलते हैं हिंदी में अवायवीय, और इसे बोलते हैं सहजीवी। अगर वो सहजीवी और अवायवीय है, जब तो क्या कराएगा? वो नाइट्रोजन करेगा ना एंटोसिफिकेशन। लेकिन जब वो मुक्त जीवी है और वायवीय है तो क्या नाइट्रोजन करेगा? नहीं करेगा। तो मिट्टी के अंदर राइजोबियम होता है, वो मुक्त जीवी और वायवीय होता है, जो नाइट्रोजन नहीं करता। परंतु लेग्यूम प्लांट की उपस्थिति में वो सहजीवी हो जाता है। सहजीवी होते क्या होता है? वो अवायवीय हो जाता है, और अवायवीय होते ही नहीं के बाद क्या करता है? वो नाइट्रोजन का कार्य कर लेता है। क्योंकि दोनों में जो इंट्रैक्शन होता है, अंत्यक्रिया होती है, उससे ग्रंथि का निर्माण होता है, और उस ग्रंथि के अंदर अवायवीय उपस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, जिसके कारण नाइट्रोजन एंजाइम सक्रिय रहता है, और नाइट्रोजन एंजाइम के सक्रिय होने के कारण नाइट्रोजन का स्थिरीकरण प्रारंभ हो जाता है। क्लियर है? ये कैसा होता है हम पढ़ेंगे डिटेल में आगे डायग्राम से। अब क्या लिखा मैंने आगे कि फॉर N2 फिक्सेशन फर्स्टली कन्वर्ट टू द बैक्टीरियोड। N2 फिक्सेशन के लिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए सबसे पहले इट कन्वर्ट इनटू द बैक्टीरियोड। एक होता है बैक्टीरिया, एक होता है बैक्टीरियोड। ठीक है, बैक्टीरिया सिंपल जो वर्ड होता है, बैक्टीरियोड। तो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो होता है उसे हम बोलते हैं बैक्टीरियोड। क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक। सहजीवी जीवाणु क्या कराएगा? बैक्टीरियोड। असहजीवी बैक्टीरिया। तो राइजोबियम क्या था? जब वो फ्रीली भी था, मुक्तजीवी था, जो क्या था? बैक्टीरिया। ये जो सिम्बायोटिक होगा तो क्या बोलेंगे उसको? बैक्टीरियोड। तो बैक्टीरिया और बैक्टीरियोड में तो समझ में आ गया। बैक्टीरिया नॉन सिम्बायोटिक है, बैक्टीरियोड सिम्बायोटिक फॉर्म है। ठीक है ना? तो हम लिख सकते हैं ऐसे कैसे कि बैक्टीरिया जो है बच्चों, ये कैसा है? नॉन सिम्बायोटिक फॉर्म है। और जो बैक्टीरियोड है ये कैसी है? सिम्बायोटिक फॉर्म। क्लियर? इस चीज़ को हम समझ सकते हो, याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर सिम्बायोसिस हो गई, बैक्टीरिया बन गया, और जो सिम्बायोसिस हो जाएगी बैक्टीरिया बन जाएगा तो क्या बनेगा? मेक नोड्यूल, और मूल ग्रंथि का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे? मूल ग्रंथि का निर्माण करेंगे। बात समझ आ गई? अब हम बात करते हैं आगे कि ये जो बन रही ग्रंथिका बनेगी कैसे बनेगी?
इट इज द इंटरएक्शन बिटवीन, इंटरएक्शन मतलब क्या होता है, अंतः क्रिया। ये जो क्रिया होती है, इंटरएक्शन होता है बैक्टीरिया एंड द होस्ट रूट, मूल पौधे की जड़ होती है उसमें और बैक्टीरिया में जो आपस में इंटरेक्शन होता है, उस इंटरेक्शन के कारण क्या बनता है, बैक्टीरिया फॉर्म होता है। और बैक्टीरियोट से क्या बनता है, रूट नोडुल का निर्माण हो जाता है। और रूट नोडुल के बाद ही क्या होगा, नाइट्रोजन होगा। अगर रूट नोडुल नहीं बनता है तो नाइट्रोजन नहीं होता है। क्लियर है, बात समझ आ गई। तो ये तो था नोडुल फॉर्मेशन। अब हम दो चीज़ पढ़ेंगे इसके अंदर। पहला, मैकेनिज्म ऑफ नोडुल फॉर्मेशन की, रूट नोडुल कैसे बना। दूसरा, उस रूट नोडुल ने नाइट्रोजन कैसे किया। ठीक है, बात समझ आ गई, वो हम स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों हम बात करते हैं अब नोडुल फॉर्मेशन के, मैकेनिज्म नोडुल फॉर्मेशन। नोडुल फॉर्मेशन समझ में आ गए कि लेग्यूम से गांठों में संरचना होती है तो नोडुल होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ द नोडुल फॉर्मेशन की, नोडुल फॉर्मेशन हुआ कैसे, गांठें कैसे बनी, उसकी हम बात करें। जड़ों में गांठें कैसे बनी तो उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। और लेग्यूम में क्यों बनी, बाकी में क्यों नहीं बनी, इसका कारण बताया था मैंने अभी आपको। ये इसके साथ सिम्बायोसिस होती है। तो क्या होता है, मैं कह के चलता हूँ। देखो यहाँ ये लिखा हुआ पूरा इंग्लिश में है, पर मैं हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ 1 बाय 1, तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि इस टाइप में क्या लिखा हुआ है कि फर्स्ट ऑफ द रूट हेयर ऑफ लेग्यूम प्लांट रिलीज ए सम केमिकल्स फॉर अट्रैक्शन ऑफ द राइजोबियम बैक्टीरिया। मतलब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो रूट सेल होती हैं, मूल की कोशिका होती हैं, मूल रोम जो कोशिकाएं होती हैं बच्चों, ये कोशिकाएं क्या करती हैं, दाग पौधों में रिलीज सम केमिकल, कुछ रसायनों का स्रवण करती हैं। क्या करती हैं, स्रवण करती हैं, जिससे अट्रैक्शन ऑफ द राइजोबियम, बैक्टीरिया क्या होता है, बैक्टीरिया या जीवाणु का अट्रैक्शन होता है। ठीक है, मैं बताता हूँ क्या होता है कि मिट्टी के अंदर जब हम लेग्यूम पौधा बोते हैं, मटर या चना बोते हैं, कोई बोते हैं, तो जब वो बड़ा होता है पौधा तो उस जड़ें जो होती हैं उससे निकलती हैं और रूट हेयर बनते हैं, मूल रोम बनते हैं विकास होने पर। तो उन मूल रोम के द्वारा कुछ विशिष्ट प्रकार के पदार्थों का स्रवण किया जाता है और इन पदार्थों के कारण मृदा में उपस्थित जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं वो उनकी ओर खींचे चले जाते हैं, अर्थात आकर्षित होते हैं। और आकर्षित होकर वो उस रूट हेयर के चारों तरफ क्या होते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। बात समझ आ गई, उस रूट हेयर के चारों तरफ क्या होते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे फूल के आगे, या आपने देखा होगा पेठे की मिठाई रखे होते हैं तो मधुमक्खियाँ आगे पेठे मिठाई में बैठती हैं, गन्ने के जूस निकालते हैं वहाँ मधुमक्खियाँ जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं। तो सेम ही कंडीशन है कि रूट हेयर जो होता है, उस रूट हेयर के द्वारा कुछ रसायनों का स्रवण किया जाता है। ये रसायन क्या कर सकते हैं, एमिनो एसिड हो सकते हैं, फ्लेवोनॉइड्स हो सकते हैं, ऑर्गेनिक एसिड हो सकते हैं, शुगर्स हो सकती हैं, लैक्टिन्स हो सकते हैं। ये विभिन्न प्रकार के ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके द्वारा राइजोबियम बैक्टीरिया को मृदा से आकर्षित किया जाता है। और ये आकर्षित होकर कहाँ होते हैं, कहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, रूट हेयर के चारों ओर इकट्ठे हो जाते हैं। सामान्यतः माना जाता है कि मेरे पास मान लीजिए उंगली है, ये रूट हेयर है, तो दो सतह हो गई, नीचे सतह ऊपरी सतह है। तो सामान्यतः माना जाता है कि रूट हेयर की जो नीचे सतह होती है, नीचे सतह है, उस पर अधिक मात्रा में स्रवण होता है। इसलिए रूट हेयर के नीचे की ओर अधिक मात्रा में क्या होते हैं, जीवाणु इकट्ठे हो जाते हैं। क्लियर, पहला पॉइंट समझ में आया, पहला पॉइंट आ गया ना कि सबसे पहले मूल कोशिकाएं जो होती हैं, रोम कोशिकाएं, वो कुछ रसायनों का स्रवण करती हैं जो बैक्टीरिया अपने आकर्षित करती हैं, जिसका राइजोबियम बैक्टीरिया उनके पास इकट्ठा हो जाता है। ये केमिकल कौन कौन से हो सकते हैं बच्चों, ये होते हैं एमिनो एसिड, शुगर, लैक्टिन, ऑर्गेनिक एसिड, फ्लेवोनॉइड एक्सेट्रा। क्लियर, हर पौधे में अलग होता है। जैसे मटर की बात करें तो मटर में लैक्टिन होता है, मटर के अंदर कौन होता है, लैक्टिन होता है।
तो ये मेरे पास एक डायग्राम रहा, ये मेरे कहा जा रहा है मूल रो में ये बैक्टीरिया फैले हुए थे, इन्होंने क्या किया, विस्तरण किया, बैक्टीरिया इसके बाद इकट्ठे हो गए। अब क्या होगा, राइजोम बैक्टीरिया आर एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट मतलब होता है इकट्ठा होना, क्या होते हैं, इकट्ठा होना, ठीक है, नियर अबाउट द रूट हेयर के पास में इकट्ठे हो जाते हैं, कौन, राइजोम बैक्टीरिया, इकट्ठे हो गए, एंड मेक ए हुक लाइक स्ट्रक्चर, क्या बोलेंगे, हुक लाइक स्ट्रक्चर। तो देखो बच्चों ये उंगली थी, ये उंगली रूट हेयर है, ये मुड़ गई, क्या बन गई, ऐसे थी, ये मुड़ गई ऐसे, तो क्या बन गया, ऐसे हुक बन गया, नहीं बन गया, ये बन गया, हुक लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। इस हुक लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं इस टाइप को कर्लिंग ऑफ द रूट हेयर, क्या बोलेंगे, कर्लिंग ऑफ रूट हेयर, या हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, मूल रोम में कुंडलन, क्या बोलते हैं, मूल रोम में कुंडलन कहते हैं। क्लियर, दूसरी पॉइंट समझ में आया आपको, पहला पॉइंट श्रवण किया, इकट्ठा किया, दूसरे पॉइंट क्या हुआ, कुंडलन हो गया। क्लियर, अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे, कुंडलन क्या करता है। जैसे अगर ये कुंडलन है तो हम ऐसे करते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो आपने कभी देखा होगा बचपन में क्या होगा कि अगर च्यवनप्राश के डब्बे में शहद निकालना हो, च्यवनप्राश अगर डब्बे में च्यवनप्राश निकालना होता हमें, तो उंगली अगर देते हैं सीधे निकालते हैं तो क्या होता है, उंगली चिपक के आता है, चिपक के आता है ना। लेकिन हम कैसे निकालते हैं, इस उंगली घुसाते हैं अंदर, बड़ा मोड़ के ऐसे उंगली के अंदर डालते हैं, उसमें डब्बे के अंदर इसको ऐसे घुमा के डालते हैं, तो क्या होता है, इस उंगली को चिपक के बहुत सारा रहता है, खाने के लिए अधिक मात्रा में आता है, ऐसा होता है ना। यहाँ भी वही चीज़ है, अगर ये रूट हेयर सीधा होगा तो नहीं होगा, तो इसने क्या किया, अधिक मात्रा में बैक्टीरिया इकट्ठा कर लिया, कुंडलन कर लिया, इसके कारण क्या हुआ, इस मुड़े वैसे में अधिक मात्रा में बैक्टीरिया इकट्ठे हो गए, और जब ये मुड़ता है तो इसमें कट लग जाता है, अंदर कट हो जाता है, टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, और उस स्थान से ये जीवाणु उसके अंदर प्रवेश करना प्रारंभ कर देते हैं। तो देखो ये रहा, यहाँ ये कट लग गया, ये अंदर जाना शुरू हो गए, अंदर कैसे जाते हैं, लाइन लगा के जाते हैं, एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक चलते हैं, लाइन टू लाइन चलते हैं, तो लाइन में आती है जीवाणुओं की अंदर जाने के लिए, उसे बोलते हैं इन्फेक्शन थ्रेड, क्या बोलते हैं, इन्फेक्शन थ्रेड, संक्रमण तंतु, क्या बोलेंगे, संक्रमण तंतु। तो देखो ये रहा, आफ्टर द कर्लिंग ऑफ द रूट हेयर द बैक्टीरिया एंटर इनटू द रूट हेयर, क्या करते हैं, जीवाणु मूल रोम में प्रवेश करते हैं, क्या करते हैं, मूल रोम में प्रवेश करते हैं, एंड मेक इन्फेक्शन थ्रेड, और क्या बनाते हैं, संक्रमण तंतु का निर्माण करते हैं, संक्रमण तंतु का निर्माण करते हैं। देखो ये रहा, ये अंदर जा रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6, ये के अंदर, तो ये क्या बना रहे हैं, संक्रमण तंतु का निर्माण करते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग संक्रमण तंतु। क्लियर है। अब क्या होगा, कहाँ से होंगे, द एंट्री ऑफ द बैक्टीरिया इनटू रूट हेयर ड्यू टू द कट पार्ट ऑफ रूट हेयर, कहाँ से होती है, कट पार्ट, जो मुड़ता है यहाँ से कुछ ऐसा कट जाता है, इसका जिसमें जाता है, घाव जाते हैं, उनसे वो अंदर प्रवेश कर जाते हैं, कर गए प्रवेश। 3 स्टेप हो गई, पहली सिक्रेशन, दूसरी कर्लिंग, तीसरी एंट्री, हो गए। अब आते हैं एंट्री होने के बाद क्या होगा, द बैक्टीरियल सेल एक्यूमुलेट इनसाइड द कॉर्टिकल सेल ऑफ द रूट ड्यू टू द एक्यूमुलेशन क्रोमोसोम ऑफ द कॉर्टिकल सेल डबल्ड एंड सेल्स कॉल्ड द पॉलीप्लॉइड। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्यों, जब ये बैक्टीरिया अंदर प्रवेश कर जाते हैं बच्चों, ऐसे कर गए अंदर, तो अंदर आंतरिक जो कॉर्टिकल सेल है, आंतरिक वोल्कुट कोशिकाएं, उनमें जाके इकट्ठे हो जाते हैं। कहाँ इकट्ठे होते हैं, इनर कॉर्टिकल सेल, आंतरिक वोल्कुट कोशिकाओं में इकट्ठे हो जाती हैं, और वहाँ बैक्टीरिया जब इकट्ठे जाते हैं कोशिका में, जिस कोशिका में बैक्टीरिया इकट्ठे होते हैं वहाँ पर उनकी संख्या बढ़ जाती है, और वहाँ इकट्ठा होने पर ये करती है कोशिकाएं विभाजन करना प्रारंभ करती हैं, जिसके कारण क्या होता है, उस कोशिका में क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाते हैं, अर्थात क्रोमोसोम की एक्टिविटी बढ़ जाती है। एक्टिविटी बढ़ जाती है तो क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर 2n से फॉर्म होता है। सामान्यतः जड़ कोशिका कहती हैं 2n डबल होती है, परंतु टेट्रापॉड हो जाती हैं, 2n से फॉर्म होती है। इस कंडीशन बोलते हैं पॉलीप्लॉइड, क्या बोलते हैं, पॉलीप्लॉइड बोलते हैं। तो क्या लिखा मैंने, द बैक्टीरियल सेल एक्यूमुलेट इनसाइड द कॉर्टिकल सेल, तो क्या बोलेंगे, इसको क्या कहेंगे बच्चों, कि वल्कुट कोशिकाओं में, कैसे लिखेंगे हम लोग, वल्कुट, आंतरिक सकते हो, आंतरिक वल्कुट कोशिकाओं में
कोशिकाओं में क्या होगा, जीवाणुओं का संग्रहण होगा। और इस संग्रहण से क्या होगा, एक्युमुलेशन क्रोमोसोम क्या होगा, कोर्टिकल क्रोमोसोम ऑफ द कोर्टिकल सेल डबल, तो क्या होगा, बलकुट कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या दुगनी हो जाती है। क्या हो गई, दुगनी हो जाती है। मतलब डीएनए क्या होता है, डबल होता है। तो यहाँ कह सकेंगे द क्रोमोसोम ऑफ द कोर्टिकल सेल इज डबल, गुणसूत्र दुगनी हो गई, मतलब 2n से 4n हो गया। इस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग बहुगुणिता। क्या बोलते हैं इसको, बहुगुणिता। हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। जैसे मैंने कहा 2n से 4n हो गया। 4 स्टेप समझ में आ गई, क्लियर। 4 स्टेप, फिर 4 स्टेप बता देते हो एक करके। सबसे पहले क्या हुआ था, स्त्रवण किया था, जीवाणुओं को आकर्षित किया था। दूसरे स्टेप में क्या था, कर्लिंग हुई थी, हुक बना था, हुक अधिक मात्रा में जीवाणु इकट्ठा करने के लिए। तीसरे नंबर में क्या हुआ था, कट लगा था और इन्फेक्शन साइट बना था, संकुचन तंतु बना था, अंदर प्रवेश किया था उन्होंने, ठीक है। चौथे नंबर पे क्या हुआ, जब ये जीवाणु इकट्ठे हुए कहाँ जाके, अंदर कोर्टिकल सेल में इकट्ठे हो गए, आंतरिक कोर्टेक्स में, वहाँ जाके इन्होंने संख्या को बढ़ाया। तो इनकी उपस्थिति के कारण क्या हुआ, उस कोशिका यदि बढ़ गई तो वहाँ पे क्रोमोसोम का डबलिंग हो गई, क्रोमोसोम की संख्या दुगनी हो गई, अर्थात कोशिका में बहुगुणिता उत्पन्न हो गई, ठीक है। हो गए 4 पॉइंट। अब आते हैं आगे। जब ये बहुगुणिता उत्पन्न हो जाती है तो कोशिका करती है, विभाजन करती है। क्या करती है, विभाजन करती है। तो क्वेश्चन ही आता है विभाजन क्यों करती है। तो आप लोगों को समझ पड़ा है 11th क्लास में, क्वेश्चन कब होता है, जब उसका न्यूक्लियोप्लाज्मिक और कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स बदल जाता है। न्यूक्लियोप्लाज्मिक या कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स में चेंज होता है तो क्या होता है, विभाजन होता है। तो यहाँ पर भी साइटोकाइनिन और ऑक्सिन 2 हार्मोन है बच्चों, देखो ये रहा, ऑक्सिन और दूसरा साइटोकाइनिन 2 हार्मोन होते हैं। इनके कारण, इनके बढ़ोतरी के कारण, इनके एनहेंसमेंट के कारण क्या होता है, यहाँ पर भी इनका रेशो बदल जाता है। किसका, कोशिका द्रव्य और केंद्र द्रव्य रेशो बदल जाता है। केंद्र द्रव्य रेशो बदलने के कारण क्या होता है, कोशिका विभाजन प्रारंभ हो जाता है। तो कोशिका विभाजन प्रारंभ होगा, किसके कारण होगा, ऑक्सीजन साइटोकाइनिन की मात्रा बढ़ने के कारण क्या हुआ, कोशिका विभाजन प्रारंभ हो गया। और कोशिका प्रारंभ से क्या हुआ, कोशिका डबल होने लग गई, 1 से 2 बन गई, 2 से 4 बन गई, 4 से 8 बन गई। इस तरह से कोशिका विभाजन करना शुरू कर देती हैं। और यहाँ पर एक चीज़ खास बात लिखी गई है आश्रम बोर्ड की बुक में कि साइटोकाइनिन जो होता है उसका स्त्रवण किसके द्वारा होता है, साइटोकाइनिन का स्त्रवण होता है बच्चों, वो होता है किसके कारण, बैक्टीरियल सेल के द्वारा, जीवाणु कोशिका द्वारा होता है। और ऑक्सीजन जो होता है हार्मोन, उसका स्त्रवण किसके द्वारा होता है, प्लांट सेल के द्वारा होता है। तो कोर्टिकल सेल में ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन की मात्रा जीवाणु कोशिका में बढ़ जाती है। इस बढ़ने के कारण उसमें क्रोमोसोम डबलिंग हो जाती है। डबलिंग होने के कारण कोशिका विभाजन करना शुरू प्रारंभ कर देती है। और इस कोशिका विभाजन से क्या होता है, लगातार जरूरत रहता है। और इस वजह से क्या बनता है, एक गांठ संरचना बन जाती है, एक गांठ संरचना बन जाती है। और इस गांठ को क्या बोलते हैं, मूल ग्रंथिका। क्या बोलते हैं, मूल ग्रंथिका। बात समझ आ गई। तो बोथ हार्मोन प्रमोट द सेल डिवीजन, क्या करते हैं, सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन को प्रमोट कर देते हैं। एंड द एक्सटेंशन लीडिंग ऑफ द नोडुल फॉर्मेशन, और नोडुल फॉर्मेशन प्रारंभ कर देते हैं, लीडिंग देते हैं, निर्माण क्रिया को प्रारंभ कर देते हैं। बात समझ में आ गई। तो नोडुल फॉर्मेशन कब हुआ, जब बैक्टीरिया आया। बैक्टीरिया आया तो क्या हुआ, कोशिका में चेंज हुआ, ऑक्सीजन हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ गई तो क्या हुआ, कोशिका विभाजन करना शुरू किया। एक बार लगातार होता रहेगा, इससे क्या होगी, जितना बैलेंस हो जाए जितना वो संख्या बढ़ती रहेगी, इससे गांठ नुमा संरचना बन जाएगी। और इस गांठ को क्या बोलते हैं हम लोग, नोड्यूल या मूल ग्रंथिका। क्लियर है। अब हम बात करते हैं, ये जो नोड्यूल बनता है इसको चाहिए न्यूट्रिशन। क्या चाहिए, कोशिकाओं को न्यूट्रिशन चाहिए। तो ये न्यूट्रिशन कहाँ से लेगा, वैस्कुलर कनेक्शन से। जो रूट का वैस्कुलर सिस्टम होता है, रूट में कैसा होता है सिस्टम, अरिये, कैसा होता है, अरिये, मतलब जाइलम फ्लोएम अक्ष होते हैं, रेडियल होता है। तो अरिये जो सिस्टम होता है, जाइलम फ्लोएम कोष नोड्यूल से जुड़ जाते हैं। इस नोड्यूल से जुड़ जाएंगे क्या होगा, इस नोड्यूल में उपस्थित कोशिकाओं को कौन पोषण देगा, ये पोषण देंगे, कौन, रूट का वैस्कुलर पोषण देगा। ठीक है, फॉर द एक्सचेंज ऑफ द
न्यूट्रिएंट्स खाद्य पदार्थों का या पानी का या मिनरल्स का आयंस का न्यूट्रिशन देगा। ठीक है। बैक्टीरियल सेल कंटिन्यू टू मल्टीप्लाई, जीवाणु कोशिकाएं लगातार वजन करती रहती हैं। अब जैसे संख्या बढ़ती है और वो संख्या स्प्रेड होती रहती है, जिससे रूट में अलग अलग स्थानों पर क्या बनते हैं, नोडुल निर्माण प्रारंभ होता रहता है, जिससे हमारे पास बहुत सारे नोडुल बन जाते हैं। क्लियर है। तो ये जो पूरी बात थी ये थी गांठ बनाने में। अब बात ये आती है हमने गांठ क्यों बनाई, जो कैसे गांठ बनाने की, नोडुल क्यों बनाया। नोडुल इसलिए बनाया क्योंकि नोडुल के अंदर जो जीवाणु गया, कौन गया, ये बैक्टीरिया का एथेराइजोबियम, ये जाकर सिम्बायोटिक हो जाता है और ये एवाईवी हो जाता है। कैसा होता है, ये एवाईवी हो जाता है। और जैसे ही एवाईवी होगा तो क्या होगा, इसमें उपस्थित नाइट्रोजनस एंजाइम सक्रिय हो जाएगा और नाइट्रोजनस एंजाइम सक्रिय होकर क्या करेगा, वो वातावरण नाइट्रोजन को डायरेक्ट फिक्स करना प्रारंभ कर देगा, जिससे पौधे के अंदर नाइट्रोजन पूर्ति होगी। तो देखो लिखा हुआ है, दिस नोडुल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एंड टू फिक्सेशन। नाइट्रोजन स्थिर करने के लिए क्या होता है, ये आवश्यक होता है, बिकॉज इट प्रोवाइड द एनएरोबिक, एनएरोबिक मतलब क्या हुआ, एवाईवीए परिस्थितियां, एवाईवीए परिस्थितियां उत्पन्न करता है, जिसके कारण क्या होता है, नाइट्रोजन एंजाइम सक्रिय हो जाता है और नाइट्रोजन स्थिरीकरण प्रारंभ हो जाता है। क्लियर है। तो ये आपका पूरा एक नोडुल निर्माण कराने की प्रक्रिया है। ठीक है। मैंने इस डायग्राम को आपको यहाँ पे डायग्राम समझाया हुआ, देखो ये डायग्राम ये रहे, इधर देखिए ये डायग्राम रहे, दिख रहा है सारा डायग्राम आपको, ये डायग्राम समझ रखा है। सबसे पहले देखो क्या हुआ, सिक्रेशन हुआ, पहला काम क्या था हमारे पास, सिक्रेशन हुआ। देखो इसमें मिट्टी के कण हैं, ये फैले हुए पड़े हैं, येलो कलर के बैक्टीरिया, हमने सिक्रेशन किया, रूट लेवल सिक्रेशन का श्रवण किया पदार्थों का, ये इसके ऊपर इकट्ठे हो गए, आगे इकट्ठे हो गए। जैसे ही इकट्ठे होंगे तो क्या होगा, कर्लिंग होगी, ये बन गया हुक, कर्लिंग हुई, उसके बाद क्या बनेगा, संक्रमण तंतु। तो पहला सिक्रेशन हुआ, दूसरा कर्लिंग हुआ, तीसरा क्या हुआ, इन्फेक्शन थ्रेड का निर्माण। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, पहले में क्या बोल सकते हैं, ये इस टाइप के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है, स्त्रवण हो रहा है, दूसरे में क्या होता है, कुंडलन हो रहा है, तीसरे में क्या हो रहा है, संक्रमण तंतु का निर्माण हो रहा है। तीन स्टेप हो गई। इसमें देखें यहाँ पे क्या हुआ, ये देखो ये अंदर आया और ये संक्रमण तंतु बन गया, इसमें बन गया, ये एक के पीछे जा रहे हैं लाइन से, कहाँ जा रहे हैं, कॉर्टिकल सेल में जा रहे हैं, कहाँ जाएंगे, इनर कॉर्टिकल सेल में जाएंगे, वहाँ जाके इकट्ठे हो जाएंगे। इकट्ठे हो क्या होगा, पॉलीप्लोइडी होगी, बहुलता होगी कोशिका में क्या होगा, ऑक्सीजन साइटोप्लाज्म की मात्रा बढ़ जाएगी तो क्या होगा, विभाजन होगा, विभाजन से क्या बनेगी, गांठ बनेगी, ये रही गांठ, इसे बोलते हैं नोडुल या मूल ग्रंथिका। क्या बोलते हैं इसको, मूल ग्रंथिका। बन गई बच्चों। इस गांठ के अंदर क्या होता है उसकी बात करें। इस गांठ सिस्टम देखो ये रही, ये मेरे पास रूट है, ये क्या है, रूट देखो लिखा है रूट, ये रहा। इसके अंदर स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल कैसा होता है, अरिय होता है, पता है ना आपको, रूट के अंदर कैसा होता है स्विमिंग पूल, ऐसे होता है। तो ये क्या है, पता था ना, ये फ्लोएम है और ये जाइलम है। तो यहाँ पे है, तो ये जाइलम फ्लोएम है, ये जाइलम है और ये फ्लोएम है, ये वेस्टुलमंडल है, इस बार ये फ्लोएम है, ये फ्लोएम जाइलम अल्टरनेट क्रम में है, ये इससे जुड़ा होता है, देखो जुड़ा हुआ, जो इसको क्या देता है, सप्लाई देता है, न्यूट्रिशन देता है, भोजन देता है, इसको दे रहा है। और इस बाहरी संरचना के अंदर देखो ये भरा हुआ दिख रहा है पीले रंग का आपको, ये क्या है, बैक्टीरियोड। क्या है ये, बैक्टीरिया नहीं है, क्या है ये, बैक्टीरियोड है। और ये कैसे हो गए, एनएरोबिक, एवाईवीए और कैसे हो गए, सहजीवी। ठीक है। तो ये जो हिस्सा बना, ये हिस्सा ही नाइट्रोजन फिक्स करेगा। क्यों, इस एंजाइम में जब एवाई हो जाएगा ये जो पार्ट होगा, ये पार्ट ही नाइट्रोजन एंजाइम सक्रिय करेगा और नाइट्रोजन जब एंजाइम सक्रिय हो जाएगा तो क्रिया विधि प्रारंभ हो जाएगी। तो इसके अंदर क्या होता है, इस हिस्से में खास बात क्या होती है, इसमें जो कोशिकाएं होती हैं वो जो ऑक्सीजन रिलीज करती हैं, जो ऑक्सीजन आती है सेल के अंदर, यहाँ पर ये एक पिंक कलर का पदार्थ ही जो होता है, इसमें एक पीले रंग का पदार्थ भरा होता है, पिंक कलर का गुलाबी रंग का पदार्थ भरा होता है, हल्का पीला गुलाबी रंग का पदार्थ भरा होता है,
वो क्या कर लेता है, O2 को बाहर ऑब्जर्व कर लेता है, उसे बोलते हैं O2 अपमार्जक। क्या बोलते हैं, O2 अपमार्जक। इस पदार्थ को, जो पिंक कलर का पदार्थ भरा होता है इसमें, कितने पिंक कलर का, उसको बोलते हैं LHB। क्या बोलते हैं, LHB। H मतलब क्या होता है, हीमोग्लोबिन। यहाँ पे क्या होता है, LHB मतलब क्या होता है, लैग हीमोग्लोबिन। L मतलब लैग, H मतलब हीमोग्लोबिन, लेग्यूम में पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन। ठीक है ना। कैसा होता है, पिंक कलर का होता है, रेड कलर का होता है हल्का सा। ये जो होता है ये O2 को ग्रहण कर लेता है, इसलिए इस भाग को O2 होती नहीं है, ये एवाई हो जाता है। इसके एवाई होते क्या होता है, क्या होता है बताइए, नाइट्रोजनेज एंजाइम सक्रिय हो जाता है, और नाइट्रोजनेज एंजाइम सक्रिय होने के बाद क्या होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण प्रारंभ हो जाता है। क्लियर है। और ये इसका एनलार्ज व्यू है, ठीक है डायग्राम, इसका बड़ा व्यू है, तो समझाया गया है। क्लियर। ये जो पूरी प्रक्रिया है आप इसे समझ लीजिए, देख लीजिए, जो उसमें दिया हुआ है PDF में।